नमस्कार। जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं हूं सचिन। ईरान पर अपनी मनमानी करने और दुनिया का दादा बनने की कोशिश में क्या अमेरिका इजराइल का साथ देकर ईरान युद्ध में बुरे तरीके से फंस गया है? क्या ईरान में तख्ता पलट करने का ख्वाब अमेरिका का अधूरा ही रह जाएगा? ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी की मौत के बावजूद भी क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का प्लान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेल हो गया है? और किस तरह दुनिया भर में अमेरिका ने पहले सैन्य हस्तक्षेप किया और फिर उसमें उसे मुंह की खानी पड़ी? शुरुआत ये डिटेल रिपोर्ट से। I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद आया। ट्रंप का यह बयान बताता है कि अमेरिका के लिए ईरान क्या अहमियत रखता है। साथ ही ट्रंप ने अपने इस बयान से यह भी साफ कर दिया है कि असल में वो ईरान में करना क्या चाहते हैं। ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब हर हाल में ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। इसके लिए वो ईरान के लोगों से आगे आने की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन हो इसके उलट रहा है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। लोगों की इतनी भीड़ है कि तिल रखने तक की जगह नहीं बची। ये तस्वीर ईरान के सुप्रीम लीडर और इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद उनके मातम के लिए सड़कों पर उतरे लोगों का है। ईरान की राजधानी तेहरान के इस्फहान की ये तस्वीरें बताती हैं कि ईरान के लोग किस तरह अपने सुप्रीम लीडर के साथ एकजुटता के साथ खड़े। साथ ही ये तस्वीर ये भी बताती है कि ईरान में किस तरह ट्रंप के सत्ता परिवर्तन वाला मंसूबा फिलहाल फेल होता हुआ दिख रहा है। I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you, but we'll be there to help. Thank you. God bless you to our incredible warriors. खामनेई की मौत के बाद ईरान से मातम की जो और तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे भी पता चलता है कि खामनेई को लेकर ईरान के लोग किस कदर भावुक हैं। खामनेई की मौत के बाद ईरान में जगह जगह लोग उमड़े और बहुत से लोग उनकी मौत के बाद आंसू बहाते नजर आए। इतना ही नहीं, खामनेई के अंतिम दर्शन के लिए जिस तरह लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, उससे भी ये साफ होता है कि ईरान में फिलहाल ट्रंप की चाहत पूरी नहीं होने वाली। और न सिर्फ ईरान बल्कि शिया मुस्लिम संप्रदाय दुनिया में जहां जहां भी है, वो सब खामनेई की मौत पर मातम मना रहे हैं और सड़कों पर उतरकर अमेरिका के खिलाफ डेथ टू अमेरिका जैसे नारे लगा रहे हैं। ब्रिटेन से लेकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक शिया मुस्लिम समुदाय ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की जंग के खिलाफ उतर आए हैं और ईरान के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अपने ऑपरेशन में जिस तरह से वेनेजुएला में अमेरिका सफल रहा था, वैसी सफलता उसे ईरान के मामले में नहीं मिल रही है। दरअसल इसी साल बीते 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के जरिए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके घर से उठा लिया था। उन्हें उठाकर अमेरिका ले जाया गया। आज भी निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में है। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताया था, क्योंकि निकोलस मादुरो को उठाने के विरोध में वेनेजुएला से एक भी आवाज नहीं उठी थी। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं हो पाया। ट्रंप की अपील के बाद ईरान में फिलहाल न तो कोई अवाम खामनेई के सहयोगियों की सत्ता को चुनौती देने के लिए सड़क पर उतरा और न ही ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC में बगावत हुई, बल्कि IRGC ने और ताकत के साथ अमेरिकी ठिकानों पर अटैक करने की धमकी भी दी।
Tehran पे donar. आज जो मिसाइलें आपने आसमान में देखी हैं वो हमारे हथियारों के जखीरे की सबसे पुरानी और बहुत बेसिक मिसाइलें थी। हमने अभी तक अपना असली दम दिखाया ही नहीं है। जल्द ही हम ऐसे हथियार दिखाएंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे और जिनकी कल्पना करना भी आपके रडार सिस्टम के लिए नामुमकिन होगा। अब हम ऐसे मिसाइल दागेंगे जिसके बारे में ट्रंप ने सुना भी नहीं होगा। दुनिया ने अभी ईरान के वो ब्रह्मास्त्र नहीं देखे हैं जो पल भर में जंग का पासा पलट सकते हैं। IRGC के कमांडर और खामनेई के सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड माने जाने वाले इब्राहिम जब्बारी की ये बात इस ओर इशारा करती है कि ईरान ने शायद अपनी सबसे घातक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को अभी तक बचा कर रखा है। यानी ईरान की ओर से इजराइल और अमेरिका को अभी और चुनौती मिलने वाली, जो बताता है कि ईरान में ट्रंप की कोशिशों को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में ट्रंप के लिए अपने ही देश अमेरिका में भी मुश्किलें बढ़ सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल का साथ देकर ईरान के खिलाफ युद्ध करना अमेरिकी जनता के हित में क्यों है, इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कांग्रेस को भी नहीं बताया। राष्ट्रपति ट्रंप पिछले सप्ताह स्टेट ऑफ द यूनियन में दिए अपने भाषण में इस बात को रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी लिए बिना ही ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया। ईरान पर अमेरिकी हमलों का विरोध करते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति और 2024 की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने एक बयान में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ऐसे युद्ध में घसीट रहे हैं जिसे अमेरिकी जनता नहीं चाहती। ट्रंप की मनचाही जंग के लिए हमारे सैनिकों को खतरे में डाला जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान वॉर में इजराइल का साथ देकर ट्रंप बुरी तरह से फंस गए, और क्या यह माना जाए कि ट्रंप का मिशन ईरान में अधूरा ही रह जाएगा। अमेरिका में इसी साल नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने वाले। ये चुनाव बताएगा कि ट्रंप का बचा हुआ कार्यकाल कैसा रहने वाला है। पहले के अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तरह पश्चिमी एशिया में सैन्य कार्रवाई ट्रंप के विरासत भी तय कर सकती है। हालांकि ईरान इजराइल युद्ध में मौजूदा वक्त में जो हालात हैं वो अमेरिका के पुराने सैन्य हस्तक्षेपों का जो हश्र हुआ था उसकी याद दिला रहा है। 11 सितंबर 2001 यानी 9/11 को वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में तालिबान और अलकायदा के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना ऑपरेशन शुरू किया। इसके लिए करीब 14,000 से ज्यादा सैनिकों को पूरे सैन्य साजो सामान के साथ भेजा गया। तालिबानी आतंकियों के साथ अमेरिका को यहां लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। 1-2 साल नहीं बल्कि 20 साल तक अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में डटी रही, लेकिन तालिबान पर फतह नहीं कर पाए। दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश अमेरिका के लिए अफगानिस्तान की यह लड़ाई सबसे बड़ी चुनौती बन गई। अमेरिका को यहां तालिबान के साथ साथ अलकायदा, ISIS और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों से कड़ी चुनौती मिली। अमेरिका ने खरबों डॉलर खर्च किए मगर तालिबान को खत्म नहीं कर पाए। आखिरकार 2021 में अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर वापस जाना पड़ा, जिसके बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का राज कायम हो गया। इराक में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका ने 2003 में जो शॉक एंड ऑवे ऑपरेशन शुरू किया वो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के बजाय लंबे समय तक गृह युद्ध और अस्थिरता में बदल गया। तब के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश प्रशासन को यह उम्मीद थी कि वो इराक में अपने मिशन में आसानी से कामयाब हो जाएंगे। कुछ ही हफ्तों में अमेरिकी फौज इराक में अपने ऑपरेशन को कामयाब कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुन्नी और शिया विद्रोह की बढ़ती आग ने अमेरिका को इराक में भीषण मुसीबत में डाल दिया। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की सोच से पूरी तरह उलट माहौल बन गया। सांप्रदायिकता ने राष्ट्रवाद पर हावी होकर ईरान द्वारा वित्त पोषित शिया मिलिशिया समूहों को सुन्नी इलाकों में आतंक फैलाने के लिए प्रेरित किया। अलकायदा के इराक में विस्तार और इराकी राजधानी में तबाही मचाने से सुन्नी जिहादियों को नया जीवन मिल गया। इराकी राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक या पारदर्शी होने से बहुत दूर चली गई। आखिर में 2011 में अमेरिका को अपनी सेना इराक से हटानी पड़ी। इराक की नाकामयाबी को वियतनाम के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी विफलता मानी गई। दरअसल 1960 के दशक की शुरुआत में दक्षिण वियतनामी सरकार को मदद देने के मकसद से शुरू हुआ अमेरिकी मिशन एक ऐसे दलदल में तब्दील हो गया था जिसने न सिर्फ अमेरिकी खजाने को खाली कर दिया बल्कि 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान भी ले ली। और तो और इसको लेकर अमेरिका में ही लोग अपनी सरकार के खिलाफ हो गए। राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन शुरू से ही इस बात को लेकर गहरे संशय में थे कि दक्षिण वियतनाम को बचाया जा सकता था। फिर भी उन्होंने अगले 4 वर्षों में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति को काफी हद तक बढ़ाकर 5 लाख से अधिक कर दिया था।
सरकार बदलने के बाद रिचर्ड निक्सन जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने तनाव कम करने की कोशिश की, मगर धीमी रणनीति की वजह से एक अनावश्यक संघर्ष को लंबा खींच दिया, जबकि अमेरिकी लड़ाकू सैनिकों को धीरे धीरे वापस बुला लिया गया। 1975 तक उत्तरी वियतनामी टैंक साइगोन में घुस गए और कम्युनिस्ट शासन के तहत दक्षिण वियतनाम को अपने में मिला लिया, और इसी के साथ दक्षिण वियतनाम में अमेरिकी ऑपरेशन की भी पूरी फजीहत के साथ खात्मा हो गया। कुछ सालों बाद अमेरिका के रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनमारा ने एक माफीनामा लिखा, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि जॉनसन प्रशासन कितना गलत था। अमेरिकी इतिहास में इसे दूसरे देशों में जाकर किए गए सबसे बड़ी सैन्य नाकामयाबी मानी जाती है। इसी तरह 2011 में लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को हटाने के बाद देश में अराजकता फैल गई। 1993 में सोमालिया में ब्लैक हॉक डाउन घटना में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका को सोमालिया से वापस लौटना पड़ा, जिसे अमेरिका की एक बड़ी विफलता मानी जाती। उससे पहले 1961 में अमेरिका ने क्यूबा में बे ऑफ पिग्स ऑपरेशन चलाया, जिसका मकसद फिदेल कास्त्रो की सरकार को गिराना था। इसमें भी अमेरिका पूरी तरह से विफल रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि लगभग हर जगह अमेरिका अपने सैन्य अभियान में अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद असफल क्यों हो रहा है, तो ये भी समझिए। अमेरिका ने जहां जहां हस्तक्षेप किया है, और ट्रम्प साहब ये जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया के वो मेरे कब्जे में होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल, जो वेनेजुएला में किया गया है, जो घुस गए थे मदुरो को ठोक पीट के लिया, तेल है। ईरान में खत्म कर दिया खमेनी को, जो बहुत दुश्मन था इजराइल का और अमेरिका का, ऑयल है। जहां जहां तेल है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका वहां पर मौजूद है। डायरेक्टली नहीं तो उसका एक चौकीदार, पहरेदार, थानेदार वहां बैठा हुआ है, जिसका नाम है इसराइल। सो ही वांट्स टू कंट्रोल दुनिया की पूरी एनर्जी। तो वो जो मिनरल रिसोर्सेज की बात करता है, इसकी करता है, उसकी करता है, वो सब एनर्जी से संबंध है उसका। ये नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि अमेरिका हार गया। देखिए, सीरिया में वो रेजिम चेंज चाहता था, असाद को बूट मार के बाहर निकाल दिया, और एक आतंकी जिसको वो पहले उसके लिए $10 मिलियन का उन्होंने इनाम रखा था, बोला अरे ये तो कितना हैंडसम डार्लिंग है, ब्रदर सन आई लव यू, उसको वहाँ लिया। इराक में भी वही हुआ था, सदाम को बाहर निकाल दिया, किसी और को ले आया, वहाँ पे फिर काफ़ी बगावत हुई। लिबिया में द सेम थिंग, लिबिया में तो अभी तक वो भुगत रहे हैं। तो अमेरिका का सोल इंटरेस्ट ये है कि मैं दुनिया में नंबर 1 रहूं। दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम देश, यानी जिन देशों में भी अमेरिका ने अपना सैन्य हस्तक्षेप किया है, वो सारे अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर हैं। इन देशों से अमेरिका की सीमा को किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं, मगर बावजूद इसके वो कई देशों में दखल देकर मानो अपनी सुपर पावर वाली बादशाहत को कायम करने की कोशिश में लगा रहता है, जिसमें कई बार उन्हें नाकामयाबी हाथ लगी। संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।